जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। तो लैब स्टैंड फिजिक्स इस क्लास में लास्ट क्लास में अपन पढ़े थे वेलोसिटी। आज पढ़ेंगे एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। जब जो पार्टिकल एसएसएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। ठीक है, क्योंकि साफ बात है उसमें एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा। क्यों त्वरण आएगा कहां से? मैंने बताया था आपको एक बात कि एसएसएम में हमेशा मध्य स्थिति की ओर टुवर्ड्स मीन पॉइंट, मीन पोजीशन एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो जहां भी फोर्स की बात आएगी तो ऑब्वियसली उसके साथ क्या होगा, त्वरण तो हो गई। फोर्स की बात आ गई तो उसके साथ त्वरण तो हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एफ इक्वल टू एम ए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन छुपा होगा, साफ बात है। तो उसी एक्सीलरेशन की बात करनी है कि जो सरल आवर्त गति करता है वो कण है, पार्टिकल, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। अब सिंपल सा पहले जाने की भाई एक्सीलरेशन होता क्या है, तो आप सभी ने पहले पढ़ा भी है, जब न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़े होंगे तब 11th में। वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, जिस रेट से वेग वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। जिस रेट से वेलोसिटी में चेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर या फिर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बात क्लियर? यानी कि क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, अब यहां से देखो, आपको चाहिए v। एक्चुअली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको a को आप, चूंकि a बराबर क्या होता है, dv बाई dt, और आपको पता है v क्या होता है, एक्चुअली v होता है dx बाई dt। ठीक है, तो मैं v की जगह dx बाई dt लिखूं तो इसका मतलब होता है डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई x का फंक्शन दिया हुआ आपको, यदि आपको x का फंक्शन दिया हुआ है, x का फलन दिया हुआ है, तो उसका दो बार विद रेस्पेक्ट टू टाइम t आकलन कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, दो बार कर लो, या तो ये कर लो, या फिर आपको यदि v का पता है तो एक बार v का कर दो। ठीक है, मतलब क्योंकि v में एक बार तो पहले से हो रखा है, एक बार और करना है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जहां v क्या होता है, v आपको पता है, लास्ट टाइम आपको निकला था। ठीक है, क्या किया था अपन ने, v क्या आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आया था अपने लास्ट टाइम v। ये कहां से आया था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से आया था, जब उसका अपन डिफरेंशिएट किए थे। ठीक है, तो साइन का हो गया कॉस, ये ओमेगा बाहर आ गया, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है एक्चुअली में v। अब मैं इस v को मैं यहां रखता हूं, ए डी बाई डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ, तो यहां से आप देखोगे ए ओमेगा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि ए ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। ना तो ए टी का है फंक्शन, ना ही ओमेगा टी का फंक्शन है, समझ गए? क्योंकि ए भी फिक्स है, ओमेगा ए भी फिक्स है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। अगर कुछ ऐसा फंक्शन होता है जो टी पे डिपेंड करता है या फिर, तो फिर उस वो अंदर ही रहता है। ठीक है, उसको बाहर, उसको अपन नियत मान के, कांस्टेंट मान के बाहर नहीं ले सकते। बात क्लियर? ए ओमेगा। अब आपको करना है डी बाई डी टी अब कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आपको पता है जब आप कॉस का अवकलन करते हो तो क्या आता है, माइनस साइन। ठीक है, ये आएगा ए ओमेगा, इसका वाला अंदर वाला क्या करेगा, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और बाद में इस अंदर वाले का करोगे तो ओमेगा और आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से ये पूरा पूरा बन जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं सही ढंग से तो माइनस पर आ गया ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो आपके समझने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर को आगे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए मामला इजी हो जाए। ओमेगा स्क्वायर ए, अब आपको पता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है, एक्स होता है, एक्स यही तो होता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस पाई, ये तो अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, उसका समीकरण है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख लोगे, एक्स लिख लोगे, क्या लिख लोगे, एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ गए, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये माइनस क्यों आया, हमने इसका क्या बिगाड़ा था, माइनस आ गया भाई यहां से। क्योंकि हर कोई चीज होता है ना, उसकी एक मतलब इंपॉर्टेंस होती है कि कहाँ कुछ क्या आया है। अगर इस चीज पे आप विचार करने बैठ जाओगे ना, तो फिर आपकी चीजें क्लियर होती जाएगी, समझ गए, फिर वो कभी कुछ डाउट नहीं रहेगा। अब देखो ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्चुअली में ए क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कौन सा वाला फंक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश होता है, ठीक है। जो त्वरण है वो क्या सदिश होता है। तो यहां पर देखो ओमेगा तो क्या है, एक नियत चीज है, कांस्टेंट है, ठीक है। चीजें क्या है, ए एन एक्स, वेरिएबल क्या है, ए एन एक्स। तो आपको पता है एक्स क्या है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है, एक्सीलरेशन त्वरण। अब ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि ए एन एक्स हमेशा एक दूसरे के उल्टे होंगे, रिवर्स डायरेक्शन में होंगे। कैसे, देखो यहां देखो, ये है मीन पोजीशन, ये है ये स्थिति, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था हमेशा कि हमेशा जो बल है, हमेशा जो बल है वो फोर्स है, वो हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगेगा। मतलब क्या करेगा, उसको माध्य स्थिति की ओर खींचेगा। जो पार्टिकल अगर इस साइड और इस साइड जा रहा है, ये माध्य स्थिति है, तो उसको खींचेगा, यानी कि हमेशा बल जो है वो इस साइड लगेगा। बल इस साइड लगेगा तो जो इसका जो एक्सीलरेशन है, त्वरण, वो भी क्या होगा, हमेशा उस साइड लगेगा। समझ गए, बात क्लियर। हाँ, अब आप वो वाला केस मत लेके आना सर, मंदन, नेगेटिव वाला जो एक्सीलरेशन होता है उसको अपन मंदन ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप मंदन नाम मत लाना यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे उल्टा, ठीक है। हाँ, तो ए की हमेशा डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, यानी कि हमेशा माध्य स्थिति पर लगेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है, जो फोर्स की डायरेक्शन वो इसकी डायरेक्शन, भाई क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। तो एम की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, तो साफ बात है जो डायरेक्शन इसकी होगी वो इसकी भी होनी चाहिए, तभी तो दोनों इक्वेशन, दोनों साइड सेम रहेगा, दोनों साइड संतुलित रहेगी। समझ गए, तो हमेशा एक दिशा क्या रहेगी, इस साइड रहेगी। अब बात आती है एक्स की, किस तरह एक्स की दिशा क्या रहेगी, तो एक्स होता है विस्थापन, विस्थापन की दिशा हमेशा होती है स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, बस मेरे को पता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या ये है, एंडिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट आपने किस में किया, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब एंडिंग पॉइंट कोई भी हो सकता, कोई मतलब मैंने माना चलो एंडिंग पॉइंट ये है, ये हो गया ई। तो मैं क्या करूंगा, दिशा हमेशा मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और यहाँ एक तीर खींच दूंगा, एरो टाइप, ये होगी मेरी डायरेक्शन, समझ, इस साइड। तो उसी प्रकार आपको पता है कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं इस साइड किसी भी अगर मैं यहां जाके वापस भी अगर यहां तक आ जाऊं तो मेरा एंड पॉइंट ये हो गया। भले मैं पहले ही यहां पे जाऊं या फिर वापस घूम के यहां आऊं, ठीक है, आखिर में मेरा एंड पॉइंट तो ये है, ठीक है। तो आपको वो नहीं देखना कि किस वे से जा रहा है, किस पथ से जा रहा है, आपको एंड पॉइंट देखना। एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो एक्चुअली में साफ बात है, आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ये एक्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी, क्योंकि यहां से यहां तक अगर इस साइड कोई एंड पॉइंट आता है तो देखो डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। तो देख लो हमेशा जो एक्स है, एक्स की दिशा हमेशा इस साइड रहेगी, ठीक है, इस साइड रहेगी, और जबकि ए की दिशा उसके उल्टी, रिवर्स। समझ गए, तो बस यही है माइनस शो करता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे रहे। बात क्लियर, इसीलिए ये आता है माइनस। चूंकि जो सरल आवर्त गति में जो एक्सीलरेशन है, त्वरण, और जो एक्स है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। बात क्लियर। अब मैं आपको एक चीज और फोकस करवाना चाहूंगा। आपने देखा था एक्स का फंक्शन क्या आता है, साइन का आता है, किसका, साइन का, यानी कि साइन के अकॉर्डिंग ये एक्स चेंज होगा, ठीक। v को देखोगे तो किसका आता है फंक्शन, कॉस का, जबकि a को देखोगे तो आता है माइनस साइन का। ये देखो माइनस साइन वाला फंक्शन, क्योंकि ये माइनस और है तो उसको देखना पड़ेगा, तो माइनस साइन वाला फंक्शन आता है। समझ गए,
इसके ऊपर आगे बहुत इंपॉर्टेंट अपन पॉइंट्स लिखने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये साइन का है, v वाला कॉस का है, और ये माइनस साइन का। अब आपको मैं बता दूं, जो साइन का फंक्शन होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है। जो कॉस का फंक्शन होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और जो माइनस साइन का होगा इसका उल्टा, समझ गए। मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं तो उसके रिगार्डिंग ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये खोपड़ी में बिठा के रखना, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक बात और, चलिए एक बात और करते हैं कि सर अपने पास न्यूटन की गति के नियम तो है, तो अपने को ये फॉर्मूले का काम क्यों पड़ा। तो आपको पता है ना कि सर अपने पास चीजें है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है अपने पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये सारे सब चीजें तो है। क्या अपन इसमें कुछ वेलोसिटी रख के, ये x रख के वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आपको अधिकतर को पता नहीं होगा, ये जो है ना, ये इक्वेशन तभी वैलिड है, ये तीनों समीकरण तभी वैलिड है जब ए है ना आपका एक्सीलरेशन त्वरण नियत हो। एक्सीलरेशन क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, समझ गए। ये गति की तीनों समीकरण उसी कंडीशन में वैलिड है, मान्य है, जब आपका एक्सीलरेशन क्या हो, नियत हो, त्वरण नियत हो। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और मेरे ख्याल से अधिकतर को पता नहीं होगा, ठीक है। आप में से कितनों को पता था, नहीं पता था, मेरे को जरूर बताना, ठीक है, कमेंट करके। तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह, इसमें v चेंज होता रहता है, ठीक है। और भाई एस भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ए क्या है, फिक्स है, ए हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट। ये सारी समीकरण नियत त्वरण के लिए है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए होती है, समझ गए। जबकि अपना यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, वेरिएबल है, अपना जो त्वरण है वो नियत नहीं है। क्यों, क्यों भाई, जब यहां पर रहेगा तो बल ज्यादा लगेगा, जब पार्टिकल यहां जाएगा तो बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यहां आएगा तो बल थोड़ा कम लगेगा, यहां आएगा तो और कम, यहां आएगा तो और कम, यहां आते ही बल जीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई इसने माध्य स्थिति पर ला लिया। भाई इसका काम क्या होता है, फोर्स का, ये माध्य स्थिति की ओर खींचने का प्रयास करता है। तो भाई प्रयास कब इसको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। वो कोशिश कब ज्यादा करेगा, जब वो ज्यादा दूर होगा, तो ज्यादा दूर होगा तो ज्यादा कोशिश, यानी ज्यादा बल। फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ पे आ गया उसने कोशिश छोड़ दी, ठीक है। तो यानी कि मतलब फोर्स जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम। तो यहां से यहां तक बल क्या रहता है, घटता रहता है। मान क्या रहेगा, बल का मान घटता जाएगा। तो साफ बात है, अगर बल का मान घटेगा तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब ये द्रव्यमान तो कम ज्यादा होगा नहीं, तो घटना किसको पड़ेगा, इसको पड़ेगा। तो साफ बात है, एक्सीलरेशन क्या होगा, यहां से यहां तक घटता जाएगा, या मैक्सिमम, यहां आते ही जीरो हो जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए बात खोपड़ी में रखना अच्छे से, ठीक है। हाँ, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे ए क्या है, त्वरण, और ये क्या वेरिएबल है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। बात क्लियर, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब देखते हैं एक्सेलरेशन को केस बाय केस। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। अब आपको पता है, यदि एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, मध्य स्थिति हो, यानी कि अगर मेरी मीन पोजिशन हो, तो मीन पोजिशन में क्या होगा, एक्स जीरो हो जाएगा। तो इस जीरो को यहाँ पुट करोगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि न्यूनतम होगा, यानी कितना होगा, मिनिमम। क्या हो जाएगा, मिनिमम जीरो, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सीलरेशन की, जीरो। और वैसे भी पता है भाई मध्य स्थिति पे आ ही गया है, तो उसको और खींचने का काम ही किया है, तो आ ही गया है ना मध्य स्थिति पे, मीन पोजिशन पे आ गया, तो उसको और खींचने का काम ही नहीं है, कोई बल लगेगा ही नहीं, तो कोई बल लगेगा ही नहीं, तो क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। और मैक्सिमम क्या होगा, दोनों छोर पे, इस एंड पे। अब ये मध्य स्थिति है, यहाँ पे ए क्या होगा, जीरो, यहाँ पे ए मैक्सिमम, और यहाँ पे भी ए मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये होता है पॉजिटिव ए वाला, इस साइड वाले को भी नेगेटिव ए मान लेते हैं, ठीक है। इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, क्योंकि इस साइड क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्स होती है, इस साइड नेगेटिव एक्स एक्स। तो अब देखो सीमांत, यानी कि कुछ भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू ए, इस साइड वाले को क्या लिखेंगे, प्लस का है, साइड माइनस का है, समझ गए। ये मतलब एक डायरेक्शन समझने के लिए, बाकी अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको माइनस प्लस देखने का काम नहीं, सिर्फ ए रख दो, ठीक है। अब देखो सीमांत स्थिति, एक्सट्रीम पॉइंट, ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट आपके, ए इज इक्वल टू माइनस,
अब एक्स की जगह रख दिया प्लस माइनस ए। अब देखो ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाएगी मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए। हमेशा जो आपको हमेशा जो अधिकतम वैल्यू निकालने का पूछे तो आप ओमेगा स्क्वायर ए से निकालोगे, माइनस प्लस साथ में नहीं लोगे। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस सिर्फ ये बताते हैं कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो अब देखो यहां से एक्चुअली आप कहोगे सर यहाँ पे अब ये ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसका मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट पॉजिटिव वाला ए है तो यहाँ पे हमेशा एक्सेलरेशन किस साइड लगेगा? इस साइड लगेगा। एक्सेलरेशन इस साइड लगेगा यानी कि माइनस एक्स एक्स वाली डायरेक्शन आ गई, तो माइनस एक्स एक्स वाली डायरेक्शन आ गई तो इसका मतलब माइनस ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इस माइनस ए वाले पॉइंट में एक्सेलरेशन इस साइड लगेगा तो डायरेक्शन किस साइड है? पॉजिटिव एक्स की साइड। डायरेक्शन किस साइड है? पॉजिटिव एक्स, यानी कि आई, अगर इसको आई ये के कैप में फॉर्मूला लिखे तो ये आई होगा, जबकि ये क्या होगा? माइनस आई। समझ गए? तो ये आई है इसलिए इसके लिए क्या आ गया? प्लस आई। ठीक है, अब क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव एक्स की साइड में डायरेक्शन है। इस साइड वाली डायरेक्शन को हम हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव, और इस साइड वाली डायरेक्शन को हमेशा लेंगे नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना। समझ गए? क्यों? क्योंकि उस साइड क्या होता है? आई, इस साइड माइनस आई। अगर अपन एक्स के फॉर्म में देखें तो एक्स कैप, इस साइड माइनस एक्स कैप। समझ गए? पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, तो इसीलिए ये माइनस प्लस आया है। बात क्लियर? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन इस साइड होगा तो इसलिए माइनस, यहाँ पे एक्सेलरेशन इस साइड लगेगा। ठीक है, क्योंकि मीन पॉइंट की तरफ खींचेगा, माध्य की तरफ खींचेगा। ठीक है, इसलिए ये आया प्लस। बात क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं इसका ग्राफ, यानी कि ए और एक्स में ग्राफ क्या होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अपन ए व एक्स में ग्राफ। ये ए व एक्स में ग्राफ क्या होगा? जिस प्रकार वी के लिए भी देखा था उसी प्रकार अपन देखते हैं ए व एक्स में। ए इक्वल क्या आता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होता है कि एक्स वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स नाम से एक ग्राफ होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बायो वालों को पता नहीं होगा ये, और वैसे भी होना भी नहीं चाहिए मोस्टली मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा होता। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी बात क्या होती है। ये होता है कुछ वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स, कुछ चीजें होती है। जो ग्राफ होता है मैथ्स वाले पढ़ते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है वाई इक्वल टू एम एक्स, एक होता है वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स। वाई इक्वल टू जो एम एक्स होता है वो तो ढाल ऐसा, ऐसी कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन। वाई इक्वल टू एम एक्स मीन्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन इसका जो ढाल होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स यानी कि ऐसा ढाल होगा। ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया ग्राफ कर्व। ठीक है, तो इसका हो गया नेगेटिव ढाल। तो उसी प्रकार वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स क्या होता है? नेगेटिव ढाल वाला ग्राफ होता है, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, माइनस एम ढाल वाली सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। समझ गए? तो उसी से अपन इसकी करेंगे तुलना। ठीक है, इसी से करेंगे तुलना। तो यहां से आप इसका इन दोनों का यदि कंपैरिजन करोगे तो y की जगह a आ गया, y की जगह a आ गया। ठीक है, x तो x है ही, माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस m, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? इसका ढाल क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये जो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ढाल वाली क्या होगी? सरल रेखा होगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन विथ माइनस ओमेगा स्क्वायर स्लोप। ठीक है, अब एग्जाम के दृष्टिकोण से आप याद रखना कि आप आपसे कोई पूछे कि ए व एक्स में ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्ट्रेट लाइन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, लिख लेना स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, यानी कि ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा, ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, खोपड़ी मिटा लेना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, या फिर ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा। अब मैंने बताया ना कि ये ढाल होता है पॉजिटिव धनात्मक, ये होता है ऋणात्मक नेगेटिव, ऐसे वाला। ठीक, ये तो हो गया, इससे अपन कंपैरिजन करके ये अपन ग्राफ बना लिया ऐसे। अब इसको समझते हैं एक्चुअली में मैटर क्या है। आपको पता है x इक्वल टू 0, तो यहां पर इसका मान क्या होगा? 0। अब आप जैसे जैसे इस साइड जाओगे तो इस a का मान, ये ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव ए पे इसका मान क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि भाई उस साइड है ना, इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन इस साइड होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। जब आप इस साइड आओगे इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन इस साइड होगा तो पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर ए।
समझ गए? तो देखो ये ग्राफ हो गया, 0 से लगा इस साइड और इस साइड, समझ गए पूरा। यदि एग्जाम में बहुत बार यदि आधा भी पूछ सकते हैं, अगर इसको आपको ये भी दे दे तो भी ये सही है, तो भी कि ये क्या है, सही है, ठीक है, बात क्लियर। अगर ये वाला भी दे दे पोर्शन तो भी ये सही है, ठीक है। लेकिन भैया इसमें ये कि सोचना आपको पड़ेगा। आपको यदि ऐसा दे दिया दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या चीज है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब आपने ऊपर वाला बनाया है, ऊपर वाली एक्सेस भी दिखाई है, तो आपको इसको पूरा लेके जाना है, समझ गए। अगर आपको सिर्फ ये दिखाना तो क्या दिखाओगे, ऐसे वाला, ये सही है, क्योंकि आपने सिर्फ आप ये वाला पोर्शन दिखाना चाह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग दिखाना चाह रहे हो। नहीं तो आप अगर इतना दिखा रहे हो, इसका मतलब तो क्या हुआ कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, नहीं यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं दिखाओ इसमें, जैसे इसमें आप नहीं दिखा रहे, तो ये इस कंडीशन में ये सही है, ठीक है। इसलिए यानी कि आपको पार्ट में तोड़ना है। अगर पूरा दोनों अक्ष ऊपर नीचे पूरा, जैसे कि y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव, x का पॉजिटिव, x का नेगेटिव, दोनों दिखाना है तो पूरा होगा ग्राफ साथ में। अगर आपको सिर्फ एक पार्ट दिखा रहे कि हाँ ये y हो गया, ये x हो गया, इस तरीके से कोई पूछ रहा है तो ये सही होगा, समझ गए। हाँ, लेकिन ऐसे कोई दे दे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी है लाइन, समझ गए। हाँ, बात क्लियर। तो यहां से ये होगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कहां से कैसे, समझ गए चीजें। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, तो देखो ओमेगा स्क्वायर फिर ऐसे आते आते थे, ये जैसे जैसे मान इस साइड जाएगा ऐसे वैसे इसका मान डिक्रीज होता जाएगा, यहाँ के 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर बढ़ता 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 यहाँ और बढ़ेगा। तो ये होता है चीजें, ये बात ध्यान रखना। ए व एक्स में ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा। ये बात खोपड़ी में बिठा के रखना, भूलना मत गलती से भी, ठीक है। और ये होता है इसका ग्राफ, ए व एक्स में ग्राफ कैसा होता है, ऐसे, बस याद रखना आप हमेशा। ऐसे आपको ज्यादा कंफ्यूज किया नहीं जाएगा एग्जाम में, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आधा ये, बस सिर्फ ये पूछ लेंगे ये बस आपको। या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं स्लोप कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा। अब ये नेगेटिव ढाल क्यों होता है, बात समझ गए ना, ठीक है। क्योंकि यहां से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ आते आते इसको नेगेटिव होना है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे जाना है, बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे उससे पहले, क्योंकि सारे इसी बेस पे है, तो इसीलिए इन तीनों को देख लो। तो इनका ग्राफ x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, बात क्लियर। v इज इक्वल टू जो वेलोसिटी होता है वो होता है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, यानी कि जो cos का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, यहां से स्टार्ट होता है। 0 पे कितनी होती है वैल्यू, 1 होती है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, जबकि sin 0 का मान क्या होता है, 0, समझ गए। और जो ये ए है वो साइन का उल्टा, माइनस साइन, माइनस साइन यानी कि ये साइन वाला ग्राफ है, माइनस साइन यानी कि इसका उल्टा। देख लो ऐसे कैसे उल्टा कर लिया, ये वाला भाग नीचे आ गया, ये ऊपर चला, ये नीचे, ऐसे ये आगे भी बढ़ता रहता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, बात क्लियर। तो अब देखो ये हो गया ग्राफ, एक्स वाला ग्राफ किसमें, साइन में है, ये कॉस में और ये माइनस साइन में, ठीक है। तो अब देखो पहले तो एक पॉइंट, ये जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं 5 के 6, इसके लिए मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, ठीक है। वहां से आप लिख लेना, बोर्ड पे लिखता उससे बढ़िया आप उसको रोक के सारे पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है। वो भी मैं सीक्वेंस में दिए हुए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डायग्राम ये का ये समझने के लिए सारे पॉइंट्स आप रोक के लिख लो उसको, ठीक है। इसको आप पहले लिख लो, पॉइंट नोट कर लो, ओके। फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, उम्मीद है आप लिख चुके होंगे, ओके क्लियर। ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है ना, ठीक है। चलो अब फर्स्ट पॉइंट, ये कह रहा है तीनों राशियां विस्थापन, वेग तथा त्वरण सरल आवर्त रूप से परिवर्तित होती है जिनके आवर्त काल समान है। अब कहने का मतलब ये है कि अपन ये बोलते हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएसएम कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएसएम कर रहा है। तो एक्चुअली में जो पार्टिकल तो एसएसएम कर ही रहा है, कण तो एसएसएम कर ही रहा है, उसके साथ 3 चीजें और एसएसएम कर रही है। वो क्या कर रही है, एक्स, वी और ए। और अगर फोर्स का नाम ले तो वो, क्योंकि ए आ गया तो उसके साथ फोर्स तो ऑटोमेटिकली आ गया भाई, जहां पे ए आ गया तो बल तो ऑटोमेटिकली उसके साथ आ गया, ठीक है। तो तीनों एक्स, वी और ए तीनों क्या करते हैं, सरल आवर्त गति करते हैं। देखो तीनों विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ग्राफ किसके सापेक्ष होता है, टी के सापेक्ष। देखो टी के सापेक्ष, टी के रिस्पेक्ट में, तो टी की रिस्पेक्ट में इनकी वैल्यू देखो चेंज होती रहती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे होती है, मैक्सिमम 0 मिनिमम, मैक्सिमम 0 मिनिमम, ठीक है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करता है मिनिमम,
ठीक है, फिर 0 मैक्सिमम, ठीक है, मतलब तीनों क्या कर रहे हैं, सरल आवत गति कर रहे हैं, तीनों क्या कर रहे हैं, एक्स भी क्या कर रहा है, सरल आवत गति कर रहा है, ऊपर नीचे को, ऊपर नीचे वैल्यू, ठीक है, वी की वैल्यू भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ए की वैल्यू भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो तीनों क्या कर रहे हैं, एसएसएम कर रहे हैं। तो एसएसएम में पार्टिकल ही सिर्फ एसएसएम नहीं करता, ये तीनों एक्स वी और ए ये तीनों भी क्या करते हैं, सरल आवत गति करते हैं, एसएसएम करते हैं, ध्यान रखना बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहले पॉइंट होगा, तीनों राशियां विस्थापन, वेग, त्वरण सरल आवत रूप से परिवर्तित होते थे जिनके आवर्तकाल समान होते हैं। तो तीनों का ही टाइम पीरियड सेम होगा, ठीक है। आपसे पूछे कि भाई जो एक्स है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड तो आप कहां से निकालोगे, बाकी की चीज भूल जाओ, ये समीकरण, इसमें टाइम पीरियड किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। ये जो ओमेगा है तो सभी में ओमेगा यही है, यही ओमेगा, तो ओमेगा यही है, तो सब बात है, टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, टी निकालने के लिए क्या करोगे आप, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो वही सेम ओमेगा है, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, तीनों के लिए ओमेगा सेम ही रहेगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका एक पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि इसका एक पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे खत्म होगा, इसका एक पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे खत्म होगा, समझ गए, ये ऐसे होता है पूरा। तो टाइम पीरियड वो टी ही रहेगा, यहाँ से यहाँ वाला, बात क्लियर, हाँ पूरा टी, ये पूरा टी, यहाँ तो ये वाला, पूरा टाइम पीरियड टी ही रहेगा। तो ये तीनों भी क्या करते हैं, एसएसएम करते हैं, सरल आवत गति करते हैं, जिनका आवर्तकाल क्या होता है, टी होता है, बात क्लियर। तीनों सरल आवत गति कैसे करते हैं, बात समझ गए, जिस प्रकार पार्टिकल यहाँ पे होता है, यहाँ जाता है, फिर से यहाँ आता है, यहाँ जाता है, उसी प्रकार जो विस्थापन होता है, ठीक है, वो पहले 0 होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर वापस 0 होता है, फिर मिनिमम होता है। उसी प्रकार जो वेग है, वेलोसिटी, वो भी मैक्सिमम मिनिमम 0, ये जो ए है वो भी मैक्सिमम मिनिमम 0 हो रहा है ना, बदल रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है चीजें, तो उसको बोलेंगे एसएसएम, ठीक है, सरल आवत गति, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेग का आयाम विस्थापन के आयाम का ओमेगा गुना होता है, यानी कि जो वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड है वो विस्थापन के आयाम का क्या होता है, वेग का आयाम विस्थापन के आयाम का ओमेगा गुना। देखो इस विस्थापन का क्या है, आयाम ए है, विस्थापन का आयाम ए है, तो इसका आयाम कितना होगा, ए ओमेगा, कितना है, देखो ए ओमेगा, तो साफ बात है, वेग का आयाम विस्थापन का आयाम का ओमेगा गुना है, कितना गुना, ओमेगा गुना, क्यों, क्योंकि ए ओमेगा है, ये कितना, ए ओमेगा, यहाँ पे कितना आयाम है, ए ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो देख लो, जो एक्सीलरेशन है, त्वरण का आयाम विस्थापन के आयाम का ओमेगा स्क्वायर गुना, यानी कि जो एक्सीलरेशन है उसका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड का ओमेगा स्क्वायर गुना, यानी कि मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए ओमेगा स्क्वायर, ये ए ओमेगा, ये ए, तो ए ओमेगा स्क्वायर, ये आयाम है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एक्स का एम्पलीट्यूड ए, इसका ए ओमेगा, इसका ए ओमेगा, बात क्लियर, तीसरा चौथा पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब सॉरी दूसरा तीसरा क्लियर, अब चौथा पांचवा छठा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, मैं इसको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूंगा, बस आप साइलेंट रखिए, बस बिल्कुल देखना कि मैं क्या बता रहा हूं। पहला तो ये करें भाई, वेग विस्थापन से फेज में π/2, ठीक है, फेज में π/2 आगे होता है, ठीक है। अब ये π/2 आगे कैसे हुआ वो बताना है, कि वेग विस्थापन से कला में π/2 आगे होता है, तो ये तो होता है विस्थापन, ये होता है वेग, ठीक है, उसमें π/2 आगे कैसे हुआ, तो देखो सिंपल सी बात ये है कि ये यहां से कहां से स्टार्ट कर रहा है, 0 से, ये कहां से स्टार्ट कर रहा है, 0 से। अब जब इसकी वैल्यू π/2 आती है तब जाके इसका मान कितना आता है, 1 आता है, तब जाके इसका मान कितना आता है, 1, जबकि यहां पे तो देखो, यहां पे तो इसके 0 पर ही इसका मान 1 आ गया, 0 पर इसका मान 1 आ गया, ठीक है। इस v के हालांकि इसको समझने का एक तरीका और है, जब अपन दो सरल आवत गतियों का कंपैरिजन करेंगे तो उससे मैं बहुत आसानी से समझा दूंगा, क्योंकि आपको क्या करना होता है, साइन को सारे फंक्शन, इसको भी साइन में बदलना होता है, जब आप cos को साइन में बदलोगे तो अंदर π/2 प्लस में आ जाएगा, मैथ्स वाला अच्छे से जानते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ ऐसे नॉर्मली समझा रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार जब इसको माइनस साइन को साइन में बदलोगे तब भी अंदर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो आप चीजें समझ जाओगे उससे, लेकिन वो मैं बाद में करवाऊंगा, पहले एक नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें ये 0 से स्टार्ट करने के बाद π/2 तक आया तो जाके वैल्यू 1 आती है, जबकि इसमें स्टार्टिंग में ही वैल्यू 1 आ गई, यानी कि साफ बात है, जो काम ये π/2 तक आता है तब तक होता है, तब तक उसके लिए ये काम हो चुका होता है, समझ गए, तब तक उसके लिए ये काम हो चुका होता है, ये 1 की वैल्यू प्राप्त कर चुका होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑलरेडी इससे v क्या है, ऑलरेडी x से π/2 आगे है, v क्या है, ऑलरेडी x से π/2 आगे है, समझ गए। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो
कि भाई x तो कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, v ऑलरेडी यहां से स्टार्ट होता है, v कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, v का फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए। तो साफ बात है, वेग विस्थापन से कला पाई बाय 2 आगे होगा। ये कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, ये वाला पाई बाय 2, ये पूरा पाई होता है, ये वाला पोर्शन पाई बाय 2। तो वेग क्या होगा, विस्थापन से कला में पाई बाय 2 आगे होता है। उसी प्रकार यदि एक्सीलरेशन की बात करोगे इसकी त्वरण, तो त्वरण वेग से कला में पाई बाय 2 आगे होता है। जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, वो वेग से कला में पाई बाय 2 आगे होता है। क्यों, कैसे, तो देखो अब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, जबकि जो एक्सीलरेशन है त्वरण वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, तो ये एक्सीलरेशन उससे आगे पाई बाय 2 आ गया, समझ गए। ये है, देखो बात क्लियर ना, ठीक है। तो ये देखो भाई, जब विस्थापन x यहां से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तीनों को चलो मैं एक में लेके चलता हूं, तीनों को मैं एक में लेके चलता हूं, ठीक है। अब देखो, अब बात समझो, x यहां से स्टार्ट हो रहा है, x का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, यहां से x स्टार्ट हो रहा है, v कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, v कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से देख लो, और a कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, ऐसे ग्राफ जा रहा है, समझ गए। तो आप देखोगे कि v x से ऑलरेडी पाई बाय 2 आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी से पाई बाय 2 आ गया, a है इस v से पाई बाय 2 आ गया, ठीक है। तो साफ बात है, 6 पॉइंट क्या हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो विस्थापन से कला में पाई आगे रहेगा। तो साफ बात है, ये पूरा कितना रहेगा, पाई, ये छोटा सा पाई बाय 2, ये छोटा सा पाई बाय 2, तो समझ गए। तो v इससे कितना आगे रहेगा, पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, तो पूरा कितना रहेगा, पाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई ये x, v और a, ये कितना आगे हो गया, पाई बाय 2 आगे हो गया, ये इससे पाई बाय 2 आगे हो गया, टोटली ये कितना आगे हो गया, पाई, समझ गए। तो x और a के बीच में फेज डिफरेंस पूछे आपसे, फेज डिफरेंस पूछ ले, आगे होना मतलब क्या होता है, फेज डिफरेंस, ठीक है। जो कला है, कला में अंतर कितना हुआ, x और a की कला में अंतर, फेज डिफरेंस पाई अंतर हो गया, ठीक है। x और v की फेज डिफरेंस, कला में अंतर पाई बाय 2 हो गया, ठीक है। v और a के जो कला है उसमें अंतर पाई बाय 2 हो गया, समझ गए। और x और a में डायरेक्टली पाई हो गया, बात क्लियर। तो सिंपल सी बात है समझने की। एक बात और फिर से बता देता हूं कि भाई x, चलो इसको मैं कहा, इसको मिटा के थोड़ा सा, ठीक है, x, v और a तीनों को आप देखोगे तो अगर पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो इसका a होता है, इसका a ओमेगा, इसका a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। जबकि फेज की बात करें, फेज, तो ये फेज 0 से, ठीक है, जब यहाँ फेज कितना डिफरेंस होगा, पाई बाय 2 डिफरेंस हो गया, ठीक है। यानी कि ये स्टार्टिंग से कहां से स्टार्ट करता है, पाई बाय 2 से स्टार्ट करता है, ठीक है। और इसके बीच में और पाई बाय 2 का गैप आ गया, तो ये कहां से स्टार्ट कर रहा है, पाई से, समझ गए। तो टोटली एक्स और ए के बीच में कितना गैप हो गया, पाई का, एक्स और वी के बीच में पाई बाय 2, वी और ए के बीच में पाई बाय 2, बात क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब शायद इससे ज्यादा तो अब क्या ही समझा हुआ है, ठीक है, समझ गए, समझ में आया हो तो अच्छा वाला कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉरी, हाँ, एक बात बताना भूल गया था कि अब जैसे कि अपन ने क्या पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, तो इनके न्यूमेरिकल आप कहां से कर सकते हो, जो एररलेस बुक है ना, जो एररलेस है, वहां से आप इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसमें एररलेस के अंदर वेग से संबंधित सवाल होंगे बहुत सारे, 20-25, ठीक है। एक्सेलरेशन से संबंधित सवाल होंगे, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो, आपके पास उसकी बुक नहीं होगी तो कुछ पीडीएफ तो होगी आपके पास, अगर पीडीएफ भी नहीं है तो एक ऐप आती है, गूगल प्ले पे जाके, ठीक है, आप हिंदी वाले सर्च कर लेना एररलेस फिजिक्स इन हिंदी, और इंग्लिश वाले सर्च करना एररलेस फिजिक्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, उसमें आप एसएसएम वाला चैप्टर लेके, उसमें वो सेल्फ असेसमेंट नाम से कुछ सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वहां पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन बहुत सारे, वी और उनके सबके, ठीक है। तो आप कोशिश करना, अगर आपको नहीं मिले ऐप वगैरह तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना वीडियो बना के, ठीक है। ताकि क्या, मैं जब तक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूँ, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट अपने से पढ़ते हैं, एक्चुअली डायरेक्टली आप पढ़ रहे हो, तो इसीलिए ये बात मैं आपको मेरी क्लास में बता रहा हूँ, ठीक है, सेपरेटली वीडियो बना के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए उनसे आप प्रैक्टिस करते रहो, सिंपल सिंपल सवाल है अच्छे से, ठीक है, जो आपसे हो वो करो, नहीं हो वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है पीछे, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।